अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। और आज की वीडियो में हमने 2-3 चीज़ों पे बात करनी है। एक तो बात करेंगे हम कि आज जो एक ब्रीफिंग, जो रियासती ब्रीफिंग, एक स्टेट लेवल ब्रीफिंग मुनक्किद की गई और जिसको चेयर कर रहे थे वो हुकूमत से आपको नज़र आ सकता है, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाती हूँ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब। दीगर सियासी जमातों की रिप्रेजेंटेशन इसमें मौजूद थी और ये ब्रीफिंग उस वक्त में हो रही है कि जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ी सिचुएशन कशीदा है। आपको पता है जंग के जो बादल हैं, जो साए हैं, वो हमारे सरों से अभी तक हटे नहीं हैं और किसी भी वक्त भारत एक मिस एडवेंचर के लिए ऑप्ट कर सकता है। ये इत्तलात मौजूद हैं, ये इत्तलात अभी तक मुसद्दका हैं और जो हाउएवर जो डेडलाइंस दी गई थी, जो टाइम फ्रेम दिया गया था अता तारड़ साहब की तरफ से भी, वो लैप्स होने के बावजूद द फियर इज़ स्टिल देयर एंड द फियर इज़ स्टिल इमिनेंट। हम इस पर ज़रूर बात करेंगे क्योंकि इस ब्रीफिंग के बाद हो क्या रहा है इस मुल्क में कि कुछ अनासर ऐसे हैं और ज़रूर उन पर डिस्कशन होना ज़रूरी इसलिए भी है कि कुछ अनासर ऐसे हैं जो कि मुल्क में पोलराइजेशन और तकसीम जो है, जो माशरे में तकसीम है, डिवीज़न है, उसको तूल देना चाहते हैं। कुछ अनासर ऐसे हैं कि जो कि चाहते ही नहीं हैं कि मामलात बेहतर हों, सियासी जमातों के आपस में मामलात बेहतर हों, सियासी जमात और इदारों के दरमियान मामलात बेहतर हों, सियासी जमात और लोगों के अवाम के दरमियान मामलात बेहतर हों। सो कुछ अनासर they never want to see such things happening. They never want to see any positivity coming out of any issue. So इशू की जो रिजॉल्व होना है या रेजोल्यूशन है या सेटलमेंट है, वो अनासर ऐसा कुछ होते देखना चाहते ही नहीं है। सो वो कौन से अनासर ऐसे हैं, उनके ऊपर बात होनी बहुत ज़रूरी है और क्या कुछ डिस्कशन हो रही है, उसके बरक्स क्या कुछ इस मुल्क में हो रहा है, सो उस पर ज़रा बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके साथ साथ ही इमरान खान साहब जेल में एक तवील अरसे से कैद हैं और अब से कोई लगभग 3 माह में उनके 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे जेल में। सो एक तवील अरसे से जेल में होना, उसके क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं, इस पर बात होगी। इमरान खान डील के लिए बिल्कुल रजामंद डे वन से नहीं है। करनी होती डील तो 2 साल में हमें वो काफ़ी पहले कर चुके होते। 2 साल का अरसा नहीं नज़र आता और अगर 2 साल हो चुके हैं तो अब वो क्यों करेंगे डील, इस पर ज़रूर गुफ्तगू होगी। और उसके साथ साथ ही लास्ट में एहसन इकबाल साहब, जो कि अब उनका विजन है 2047 का, तो 2047 का विजन जो कि नज़र उनको आ रहा है कि जी पाकिस्तान भारत से आगे निकल चुका है। रियासती ब्रीफिंग आज मुनक्किद की गई और जिस तरह मैंने कहा कि एक बड़ी कशीदा सूरत हाल है जिसके पेश नज़र मुसलसल आप देख रहे हैं, गुज़िश्ता हफ्ते से भी NSC कॉल की जाती है, उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग होती है, फॉलोड बाय अनदर प्रेस ब्रीफिंग बाय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, DGISPR एंड फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन। उसके बाद आपने देखा कि आज ये स्टेट लेवल जो ब्रीफिंग थी इसको मुनक्किद किया जा रहा था, लेकिन फॉर्मली वो एफर्ट्स नहीं नज़र आ रहे थे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कि वो अपोजिशन लीडर्स को भी उसमें शामिल करती। अब उससे हो क्या रहा है, अब देखें इस ब्रीफिंग के बाद बहुत सारे अनासर एकदम से देव जस्ट कम इनटू एक्शन। ब्रीफिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल नहीं हुई और उसके हवाले से भी बड़ी मुतज़ाद खबरें हैं कि जी इनविटेशन बड़ा फॉर्मली दिया नहीं गया, उन्होंने बॉयकॉट क्यों किया, और जी बॉयकॉट कर दिया तो बहुत ही उन्होंने कोई मसला क्रिएट कर दिया है। इस वक्त मसला जो है वो आपका जो एक्सटर्नल थ्रेट है वो बहुत बड़ा मसला है, जो कि आपके मुल्क में तबाहियाँ काफ़ी अरसे से कर रहा है। आपके मुल्क में दहशतगर्दों को जिस तरह से फंडिंग कर रहा है, जिस तरह के शवाहिद आपके पास, इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अगेंस्ट इंडिया आपके पास मौजूद है, और दूसरी तरफ आपका एक ओपोनेंट है जो सियासी ओपोनेंट है जो कि इस वक्त जेल में है 2 साल से। उसकी पार्टी के लिटरली हैंडकफ्ड वो पोजीशन में है, उसकी पार्टी के लोगों को, वर्कर्स को, लीडरशिप को, मेन लीडरशिप को सब आपने जेलों में डाला हुआ है। उसकी पार्टी को कोई प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं, कोई एहतजाज करने की इजाज़त नहीं, कोई रैली नहीं कर सकते, कोई सेमिनार नहीं कर सकते। आपने देखा एक नेशनल डिस्कोर्स का भी आलम ये है कि वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी अगर एक कॉन्फ्रेंस करना चाहती है, कोई सेमिनार करना चाहती है, तो जी वहाँ पे भी आके बंद करवाने की कोशिशें की जाती है। तो
आसान नहीं है इन लोगों के लिए एक कॉन्फ्रेंस या एक प्रोटेस्ट या रैली कंडक्ट करना, कोई कन्वेंशन करवाना, गिरफ्तारियां हो रही हैं। सो आपने उनको किसी पोजीशन में तो बहरहाल छोड़ा ही नहीं है। बट जब इमरान खान एक ट्वीट करता है इंडिया के खिलाफ और वो पहलगाम अटैक को कंडेम करता है, वो मोदी के एग्रेशन का हवाला देकर कहता है कि जी इस एक मोदी के एग्रेशन ने अकेले पूरी कौम को मुत्तहद कर दिया है, यकजा कर दिया है, उस बात का, और फिर वो पुलवामा अटैक का हवाला देता है, वो बालाकोट हमले के हवाले से वो बताता है कि किस तरह से भारत शिकस्त उसने खाई, और उसके साथ साथ ही वो इन्वेस्टिगेशंस की बात करता है कि जी पाकिस्तान न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन का जब कहता है तो भारत कैसे पीछे हटता है। सो उसने भारत को उसका एक चेहरा, उसको एक आईना दिखाने की जब कोशिश की तो उसका एम्पलीफाइंग इफेक्ट इस हद तक था कि वो पाकिस्तान में ही सिर्फ डिस्कस नहीं हो रहा था, वो भारत में वो बीजेपी उस ट्वीट को कोट करके कांग्रेस को ग्रिल करी थी, और ये कह के नहीं कि जी ये इमरान खान का ट्वीट है, ये कह के कि जी कांग्रेस और पाकिस्तान अलाइंड है। आप इमेजिन करें कि मतलब उनको पाकिस्तान में एक लीडर नजर आ रहा है। ऑल्दो हम इतनी प्रेस ब्रीफिंग्स और इतनी हम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास और फेडरल मिनिस्टर्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, टॉक शोज में जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, उनके वीडियो पैगामात हैं, वो ऐसा इफेक्ट नहीं रख रहे जितना एक इनकासरेटेड लीडर, जो एक जेल में कैद सियासी लीडर, साबिक वजीर आजम, जो ट्वीट उसकी सामने आती है, ऑब्वियसली उसकी गुफ्तगू उसके पार्टी के लोगों के थ्रू बाहर आई है, उसकी सोशल मीडिया टीम ने वो चीज़ इनकॉपरेट की है इन एन एक्स पोस्ट, और उस चीज़ का एक ऐसा एम्पलीफाइंग इफेक्ट था कि वो दूर दूर तक सुनाई दे रहा है, वो इस तरह से उसकी गूंज सुनाई दे रही है, और इतना शदीद भारत इम्पैक्ट किया है कि उसकी आवाम भी एंटी पाकिस्तान जो है वो एक रिएक्शन इतना ट्रिगर कर गई, वो एक ट्वीट। सो आप इमेजिन करें, आप उसकी पार्टी को, उस लीडर को आप किसी भी प्रेस ब्रीफिंग, और आइडियली तो आपको ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी, क्योंकि भारत का पहला इकदाम ये था कि उसने ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई थी। आपको यहाँ पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए थी और आपको इमरान खान को उसमें शामिल करना चाहिए टू गिव अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स। एक मैसेजिंग की बात की जा रही है और एक मैसेज बहुत दो टोक जाएगा, लेकिन उसमें संजीदगी नहीं है। संजीदगी किसकी नहीं है? जाहिर है उन लोगों की जो इस वक्त हुकूमत में है, वो लोग जो कि नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से बाहर आए, क्योंकि जाहिर है इमरान खान जितना जेल में रहेगा उतना वो समझते हैं कि उनको बेनिफिट करेगा, ऑल्दो उन्होंने बहुत बड़ी सियासी कीमत उसकी अदा की है। सो इमरान खान जितना देर जेल में रहेगा उतना हुकूमत अपने आप को सेफ तो फील करेगी, महफूज फील करेगी, लेकिन सियासी कॉस्ट भी अदा साथ साथ करती रहेगी। दूसरी बात यह कि इमरान खान, अगर आपको पता है कि जिस तरह से इमरान खान इस हुकूमत के साथ नहीं बैठेगा, वो इन इनकम्बेंट्स को रेलेवेंट नहीं समझते, सो वो इनके साथ बैठ के कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अलबत्ता उनकी पार्टी जिस तरह से कहती है कि जहां मुल्क का मामला है, जहां भारत के साथ इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के हवाले से, उस मामले पर वो बिल्कुल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, इमरान खान उसमें शरीक होंगे। बिसाइड्स दिस, इमरान खान से मुतालिक आपने इतना एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी पीटीआई इसमें शिरकत नहीं की, पीटीआई जो है वो एंटी पाकिस्तान है, और पीटीआई का नेशनल इंटरेस्ट के ओवर अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को वो प्लेस करती है। पीटीआई से ज़्यादा मेरे ख्याल से ये भी बात समझने की है कि आज उस स्टेट लेवल ब्रीफिंग में सिर्फ पीटीआई के लोग शामिल नहीं हुए या उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी शायद इस ब्रीफिंग का बॉयकॉट किया, लग ऐसी रहा है, क्योंकि वो उसमें शामिल नहीं थे। नवाज शरीफ साहब ने लगा कि बॉयकॉट किया है, उनकी तरफ से ना कोई आज तक ट्वीट आया, ना वो इस ब्रीफिंग का हिस्सा थे। मरीम नवाज साहिबा का ना आज तक पहलगाम हमले में भारत के इस रवैये को कंडेम करते हुए ना कोई आज तक ट्वीट आया, ना वो इस प्रेस ब्रीफिंग में, इस स्टेट लेवल ब्रीफिंग में शामिल थी। जरदारी साहब सदर पाकिस्तान ना इस स्टेट लेवल ब्रीफिंग में शामिल थे। बिलावल साहब ब्रीफिंग में शामिल नहीं थे। मौलाना फजल रहमान साहब ब्रीफिंग में शामिल नहीं थे। और इन लीडर्स की तो दूर की बात, आपके जो नायब वज़ीर आज़म है, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब, वो इस ब्रीफिंग में शामिल नहीं थे। आपके वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब वो इस ब्रीफिंग में शामिल नहीं थे। आपके वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी साहब वो इस ब्रीफिंग में शामिल नहीं थे। आपके वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब वो इस ब्रीफिंग में शामिल नहीं थे। सो आप इमेजिन करें, जब इतने सारे लोग ऑलरेडी शरीक नहीं थे
या उन्होंने कुछ ने इनमें से बॉयकॉट किया, क्लियरली नजर आ रहा है, जो ट्वीट्स नहीं कर रहे हैं उनका। और फिर एक जो प्रोपेगेंडा एक ट्रिगर किया जा रहा है कि जी मोदी का यार कौन है और उसका एहतसाब होना चाहिए, तो उन लोगों से पहले पूछना चाहिए कि जिन्होंने अभी तक ट्वीट नहीं किया। बिसाइड्स दिस, ट्वीट के साथ साथ आप ये एक फैक्टर देखें कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे ये लीडर्स हैं, प्रोमिनेंट लीडर्स हैं इस मुल्क के, प्रोमिनेंट लीडर, 3 बार वजीर आजम एक शख्स रह चुका है, एक बार एक शख्स जो है वो दूसरी बार सदर मुंतखब हो रहा है, एक साहब जो हैं वो वजीर खारजा रह चुके हैं, बिलावल भुट्टो साहब, और इतनी वो तकरीर, धुआंधार तकरीर करने के आदी है। सो मैडम चीफ मिनिस्टर भी, वो भी इसमें मौजूद नहीं थी। इतने प्रोमिनेंट लीडर्स जो कि ग्लोबल फोरम्स पे तो शरीक हो रहे होते हैं, लेकिन वो स्टेट लेवल ब्रीफिंग में जब शरीक ना हो। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने सारे लीडर्स और प्रोमिनेंट लीडर्स इस मुल्क के वो इस स्टेट लेवल ब्रीफिंग का हिस्सा नहीं थे, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ डिस्कस हो रही है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो उसने इसका बॉयकॉट किया है, इमरान खान की पार्टी ने इसका बॉयकॉट किया है। सो आप इमेजिन करें रेलेवेंस, अब आप कंपेयर करें रेलेवेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक पार्टी के लोगों का ना होना कितना रेलेवेंट और कितना मानी रखता है उन तमाम लोगों के लिए कि जो इस वक्त बाकायदा तौर पे नजर आ रहा है कि लॉन्च कर दिए गए हैं टू कंडेम पीटीआई's बिहेवियर एंड एटीट्यूड दैट दे हैव बॉयकॉटेड दिस ब्रीफिंग। ऑल्दो बाकी सारे कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन वो उनकी रेलेवेंस ही नहीं इनको यानी कि रियलाइज हो रही है, वो रेलेवेंट ही नहीं है। सो इमरान खान, देयर यू गो, इमरान खान कंसिडर्स देम वेरी इररेलेवेंट, और आप इस इररेलेवेंट होने का सबूत दे रहे हैं इस बात से कि हर चीज़ में आप खुद इमरान खान और उसकी पार्टी को इस हद तक प्रोमिनेंस दे रहे हैं, इस हद तक वेटेज दे रहे हैं कि जहाँ पर सारे सर्विस तो ऑलरेडी चीख चीख के बोल रहे हैं कि पॉपुलैरिटी रिमेन्स इंटैक्ट, बट इन ब्रीफिंग्स में पीटीआई का ना होना इतना मेजरली इम्पैक्ट कर रहा है और इतनी रेलेवेंस इनकी और ज़्यादा प्रोमिनेंट कर देता है कि जी पीटीआई नहीं है और कौन इनको गाइड कर रहा है। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें बड़ी बैकफायर कर रही हैं। सो लिहाजा अब रियल क्विक हम बात करते हैं, इसमें मैं इतना ही कहूँगी, मेरा ख्याल से थोड़ा ज़रा अब हाथ हौला रख लें, क्योंकि स्टेट लेवल ब्रीफिंग में पीटीआई का ना होना मेरे ख्याल से, और अगर एक संजीदा एफर्ट होती बुलाने की तो फिर इमरान खान साहब की अरेंजमेंट की जाती। एक दफ़ा पहल कीजिए, इमरान खान को बाहर पैरोल पे लेकर आइए, उनको शिरकत करवाइए, और एक ठोस मैसेज, अगर आपने वाकई संजीदगी से भारत को एक यूनाइटेड पाकिस्तान का मैसेज देना है, आपको ये करना होगा, अदरवाइज आपके सारे जो एफर्ट्स हैं वो बेसूद साबित हो रहे हैं। इसके साथ साथ ही हम ज़रा बात कर लें बड़े रियल क्विक, इमरान खान साहब ने चूँकि ब्रेक डाउन होने से इनकार कर दिया है, ही रिफ्यूज़ेस टू स्ट्राइक अ डील, और यही चीज़ है जो कि हुकूमत को बहुत कन्फ्यूजन का शिकार किए हुए है, हुकूमत बहुत पैनिक का शिकार है, हुकूमत बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करती है कि जी ना ये बाहर आने को तैयार है, ना ये बात करने को तैयार है, तो ये करना क्या चाह रहा है इमरान खान साहब? हैज़ रीच्ड दैट लेवल where he does not want to compromise, and he is always not wanted to compromise. He will not strike a deal. वो अपने टर्म्स पे बाहर आएंगे, वो उन्होंने मुल्क के लिए ये पूरा एक स्टांस अडॉप्ट किया हुआ है जिसकी पूरी स्ट्रगल, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो एंटी स्टेटस को रही है। सो ही विल नॉट बी विलिंग टू सिट विद देम। इसके साथ साथ ही हम बात करेंगे आखिर में, जिस तरह हबीब अकरम साहब का भी मैं एक स्टेटमेंट ज़रूर कोट करती थी। हबीब अकरम साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर नज़रें हुकूमत की तरफ नहीं बल्कि अडियाला जेल में कैद इमरान खान की तरफ थी कि जेल में से कोई पहलगाम हमले की मजम्मत के हवाले से और पहलगाम हमले से मुतालिक कोई पैगाम या बात की जाएगी। सो पहलगाम हमले में के हवाले से सिर्फ़ और सिर्फ वो जो एम्पलीफाइंग इफ़ेक्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की स्टेटमेंट से क्रिएट हुआ है। आखिर में सिर्फ रियल क्विक एहसन इकबाल साहब की जो गुफ्तगू है उससे मुतालिक मैं करती चलूँ। वो कहते हैं 2047 तक एहसन इकबाल साहब, अब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो एहसन इकबाल साहब के पास जो है वो बड़े एक तवील अरसे से रहा है, और एहसन इकबाल साहब का विज़न इस वक्त मुझे नहीं किस तरह से, मतलब 2047 में वो कह रहे हैं कि भारत से आगे, अभी हम सिर्फ वो एक वेव समिट 2-3 रोज़ पहले भारत में हो रही थी एंड देयर प्राइम मिनिस्टर वाज एड्रेसिंग दैट, उसमें वो $50 बिलियन तक की अपने एक मीडिया और एंटरटेनमेंट हब के तौर पे इंडिया को शोकेस करना चाह रहा है बाय 2029, $50 बिलियन। सो पाकिस्तान की इस वक्त आपको इकोनॉमिक नंबर्स और हालत का अच्छी तरह अंदाज़ा है। 2047 तक भारत से आगे हम निकलेंगे। 1947 का हिंसा बड़ा वैसे ज़ोर पकड़ गया है,
1947 بڑی پازیٹیو چیز ہوتی ہے. پاکستان اپنی آزادی جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. جد و جہد ایک آفٹر ویری لانگ اسٹرگل, بڑے سیکریفائسز تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے اپنی انڈیپینڈنس گین کی. اس کے بعد اس ملک میں ایک ایسا بھی موڑ آیا کہ جہاں پر فارم 47 کی سچویشن بھی دیکھی گئی. آلدو فارم 47 اوریجنلی ایک بڑا ویلڈ ڈاکیومنٹ ہے, لیکن اس ملک میں اب وہ فارم 47 کو باقاعدہ طور پہ ایک ایسی اصطلاح کے طور پہ اب یوز کیا جاتا ہے کہ جی یہ 45, یہ 47, اور 47 لٹرلی ایک شرمندگی یا ایک گالی کے طور پہ اس کو معذرت کے ساتھ بنا دیا گیا ہے کہ جی یہ فارم 47 والے ہیں. سو ایک 47, اور پھر اب اس کے بعد اس سیناریو کے بعد ہم 2047 کی بات کریں کہ جس میں احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہوں گے, ہم آگے نکل چکے ہوں, بہت آگے نکل چکے ہوں گے. سو احسن اقبال صاحب سے گزارش ہے کہ ہم آگے کس چیز میں نکلیں گے, غربت میں, افلاس میں, مہنگائی میں, بے روزگاری میں, برین گین میں, کس چیز میں؟ ہمیں ذرا یہ بھی بتا دیجیے کہ ہم 2047 میں بھارت سے کیسے آگے نکل چکے ہوں گے جب تک ہم اپنے اعمال یا جو اس ملک کے جو روٹ کازز ہیں, جو کرپشن اور جس قسم کے مسائل کا ملک کو سامنا ہے, جب تک اس کو ایڈریس نہ کر لیں ہم اور اپنی سمت درست نہ کر لیں تو ہم 2047 میں کیسے, مطلب 2047 تک کیسے دیکھ بھی سکتے ہیں ہم. سو احسن اقبال صاحب سے گزارش ہے کہ آپ بالکل 2047 تک کا ویژن رکھیں, لیکن پہلے اپنے اعمال اور سمت درست کر لیں, پھر ضرور آپ 2047 کا سوچیں. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے.